कभी कभी नहीं करता, उसी तरह मतलब वो कभी कभी नहीं, टाइम अहमद मिलता तो अहमद करता जान, हूँ। इसमें ये देख लें एग्जैक्टली। कि जब तक आप अच्छे जी तरीके से मश्क नहीं करेंगे आपको मेरिट पे जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो अभी देख लें कि अभी जी, आपको पहले पहले बुक नहीं मिल रही थी, अभी हम्म, अभी बुक मिल गई है ना, तो अभी मतलब वो रेगुलरली करूंगा, क्योंकि पहले वो नहीं था मेरे पास कि चेक कैसे करूँ, कैसे कर लूँ, किस तरह। ठीक है। तो आइडिया नहीं था, अभी कर लूंगा इंशाल्लाह। तो अब आपने बुक ज़्यादा को से वेट ज़्यादा कर रहा था कोशिश ना करनी पहले। है। अब ज़रा आप बुक को खोलिए। जी। अच्छा जी, बुक बुक में सबसे पहले खोलिए। है पेज नंबर जो एक है, जी इस पे PBTD ठीक है जी, जी। ये लिखे हुए हम्म, हैं। इसमें इसके साइन लिखे हुए हैं, इनके नेम लिखे हुए हैं, आगे लिखा हुआ है एज इन। तो ये जो एज इन वाला जो पोर्शन है इसको आपने नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ से सिर्फ आपने जी PBTD पे गौर करना है, और यहाँ से सिर्फ स्टूडेंट ने इस पे प्रैक्टिस करनी होती है, उन एग्जांपल्स के ऊपर फोकस नहीं करना होता। फिर आ जाए पेज 2 पे। पेज 2 पे उसने जो है ए जो हैवी डॉट है सेकंड प्लेस का, उसके वावल्स को सिंगल कंसोनेंट के साथ लिखने के बारे में बताया है। जैसे एप है, पे है, एब है, बे है, एट है, एड है, डे है, एज है। ठीक है जी। फिर उसने बताया कि जॉइनिंग ऑफ जी कंसोनेंट्स को ज्वाइन कैसे करना है। उसके बाद उसने दो कंसोनेंट के साथ जो है वो सेकंड प्लेस के हैवी डॉट वाले वावल को बताया है। ठीक है जी। फिर उसने ई वाले वावल को बताया कि ई वाले वावल को कैसे लिखना है। फिर उसने शॉर्ट फॉर्म के जो नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 है, इसमें उसने बताया कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती हैं। और यहाँ पे उसने कुछ शॉर्ट फॉर्म का बताया, बी, इट, डू, विच, दी, टू, बट एंड हु। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। जी। इसके क्लियर बाद क्लियर है जी यहाँ तक। उसने बताया है, एक मिनट ज़रा, जी। इसके बाद उसने बताया है जनाब, फ्रेज़ किसे कहा कहा जाता है, फ्रेज़ क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेज़ जो है वो शॉर्ट हैंड में दो लफ्ज़ों को मिला के लिख देने को फ्रेज़ कहा जाता है। और इसमें आप पेंसिल नहीं उठाते हैं। वो दो लफ्ज़ हों, तीन हों, चार हों, जब आप उनको मिलाकर लिखेंगे तो वो शॉर्ट हैंड की ज़ुबान में फ्रेज़ कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद जी पेज नंबर 3 के ऊपर हैं हम इस वक्त, और टॉपिक नंबर 7, जिसमें उन्होंने कहा कि पंक्चुएशन क्या होती है, फुल स्टॉप को कैसे लिखना है, क्वेश्चन मार्क को कैसे लिखना है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इसने 6 जो हैं पंक्चुएशंस दिए हैं, लेकिन आपने सिर्फ दो को याद रखना है, एक फुल स्टॉप को, एक क्वेश्चन मार्क को। एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, जी डैश एंड पैरेंथेसिस ये यूज़ नहीं होती हैं कॉमनली। ठीक है जी। तो अगर ये आ जाएँ, जी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो आप वैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं जैसे कि इंग्लिश में हम लगाते हैं। तो यहाँ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को याद करना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके जी। बाद एक मिनट रुकिए। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 आ जाती है। ठीक है जी। और अब हम जी चलते हैं आगे पेज नंबर 4 पर।
पेज नंबर 4 ओपन कर लिया जी आपने? जी जी पेज नंबर 4 पे जो है वो बताया गया है कर्व कंसोनेंट के बारे में, जो कि एफ वी इथ दी एस जी इश जी हैं, और उनको ड्रा करने के साथ साथ उनके नेम्स यहाँ बताए गए हैं, और एज़ इन जो है, एज़ इन में एक जो है एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे आपने छोड़ देनी है अभी, ठीक है जी। और शॉर्ट फॉर्म्स आगे जी बताई हैं, जी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इसके अंदर लिख दी है आखिरी डब्बे में, ठीक है जी। जो टेबल के जो है जी कॉलम नंबर 5 बनता है, हैव, थिंक, दम, वाज, शेल एंड यूजुअली। इसके बाद इन्होंने जी जो ए वाला वावल है सेकंड प्लेस का, इसके कुछ लफ्ज़ लिखे हैं कर्व कंसोनेंट के साथ और स्टेट कंसोनेंट के साथ। इसके बाद नीचे जो बी वाली एग्जांपल है, फेड, फेच, डेथ, शेड, ऐसे, ये वाली एग्जांपल्स जो हैं वो ई की हैं, सेकंड प्लेस लाइट डॉट की। इसके बाद टॉपिक नंबर 9 में बताया गया है कि ओ और यू जो है इन दोनों वावल्स को ड्रा करने के हवाले से बताया है। ओ को हैवी डैश से ज़ाहिर करते हैं, यू को लाइट डैश से ज़ाहिर करते हैं, और इसको दरमियान में लिखा जाता है सेकंड प्लेस में, और कंसोनेंट को लाइन के साथ जोड़ के लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ तक अभी तक कोई भी हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट नहीं आया है, तो पहला कंसोनेंट ही हम लाइन के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 दी है पेज नंबर 5 पे। और इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर बताया गया है अगले 8 कंसोनेंट के बारे में, जो कि हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड कंसोनेंट्स हैं। ये हैं के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। इनके साइंस, इनको ड्रा कैसे करना है। एरो का साइन हमें बताता है कि किस तरफ से इनको किधर को ड्रा करना है, ठीक है जी। क्योंकि नए स्टूडेंट को नहीं पता होता कि जी उसने लेफ़्ट से ड्रा करना है कि राइट से करना है, ठीक है जी। ऊपर से नीचे को लेके आना है कि नीचे से जी ऊपर को लेके आना है। तो यहाँ ये जो एरो का साइन है ये हमें क्लियर करेगा कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। और आगे कॉलम नंबर 3 में इनके नाम लिखे गए हैं कि इनको किन नामों से, इसको जी नहीं पढ़ना, गे पढ़ना है, ठीक है जी। क्योंकि गन अगर आप पढ़ते हैं गन, जी या इंग्लिश के जो जिसमें जी आ रहा होता है, तो वो या गे की आवाज़ देता है या जीम की आवाज़ देता है, ठीक है जी। जैसे जी लफ्ज़ है जिम, जी ई एम, जिम, यहाँ जो जी है वो जे की आवाज़ दे रहा है, जिम। तो आप यहाँ पर कंसोनेंट जो ड्रा करेंगे वो गे का नहीं करेंगे, जे का करेंगे। और जहाँ गन है, ठीक है, गवर्नमेंट है, जी तो यहाँ जो है वो जी की आवाज़ नहीं आ रही बल्कि गे की आवाज़ आ रही है, गवर्नमेंट, गन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप गे का कंसोनेंट ड्रा करेंगे। क्लियर हो गई जी बात। एग्जाम्पल्स को यहाँ पर भी जी छोड़ जी देंगे, और शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो कॉलम नंबर 5 के अंदर यहाँ मेंशन की गई हैं, जिसमें कम है, गिवन है, हिम है, थिंग है, लॉर्ड है और वी है। और यहाँ पर उसने आगे इन कंसोनेंट्स के नीचे जो वर्ड्स दिए हैं, ये सेकंड प्लेस के चारों वावल्स के उसने यहाँ पर वर्ड्स दे दिए हैं। ए लॉन्ग ए के भी दे दिए हैं, ई के भी दे दिए हैं, ओ के भी दे दिए हैं, यू के भी दे दिए हैं, और सारे कंसोनेंट्स के साथ जो 22 कंसोनेंट पीछे उसने दिए हैं, तो उन सब का मिक्सचर बना के यहाँ उसने सारे वर्ड लिख दिए ताकि आपकी ग्रिप हो जाए सेकंड प्लेस के वावल्स पर हर तरह के कंसोनेंट से ड्रा करने के हवाले से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आपको? जी नहीं जी नहीं ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ फिर उसने एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 6 दिए हैं, जो कि सेकंड प्लेस के की ही एक्सरसाइजेज हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बुक के एंड पर इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, 140 इसकी मशकें हैं, ठीक है जी। जी जी आगे चलते हैं जी हम पेज नंबर 9 पर। तो पेज नंबर 9 पर इसने दी हैं जी फर्स्ट प्लेस वावल के बारे में बताया है। 4 वावल हैं, जिस तरह सेकंड प्लेस के 4 वावल हैं। पहला वावल आ वाला वावल है, ए एच, आ, अली मद्दा की आवाज़ देगा, आ की आवाज़।
फिर ए की आवाज़, शॉर्ट ए की आवाज़, फिर लॉन्ग ओ की आवाज़, फिर शॉर्ट ओ की आवाज़। ये सेकंड प्लेस के सॉरी फर्स्ट प्लेस के 4 वावल आ जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ उसने चारों जी वावल्स के वर्ड्स दे दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो वर्ड आ रहे हैं और आप इनको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें और आप फर्स्ट प्लेस के वर्ड लिखने के भी काबिल हो जाएं। आपको पता चल जाए कि फ़र्स्ट प्लेस के वावल की साउंड क्या होगी। ठीक है जी। जी फर्स्ट प्लेस के वावल के वर्ड्स के बाद पेज नंबर 10 पे उसने शुरू में ऊपर दिए हैं 4 शॉर्ट फॉर्म्स, एक फॉर की लाइन से ऊपर, ए और एन, एन लाइन से ऊपर डॉट लगा देंगे तो ए और एन कहलाएगा, और यही डॉट अगर हम लकीर पे लगा देंगे तो दी कहलाएगा। अगर हम ये ऑफ जैसे लिखा हुआ है इसमें, अगर इसको लाइन के साथ टच कर देंगे तो टू कहलाएगा। अगर उसे गहरा लिखेंगे तो TWO2 या TOO2 कहलाएगा। ये लाइन से ऊपर है तो ये ऑफ होगा। और ऑन जो है ये बिल्कुल सीधा होगा लाइन से ऊपर, और जिस तरह हमने डू लिखा था उसी तरह अगर हम डी को लाइन से ऊपर लिखेंगे तो वो हैड होगा। ठीक है जी। और नीचे इसने बताया है कि जी बट दी और ऑन दी को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है जी। ऑन दी और जी बट दी को। ठीक है। जी तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहता हूँ कि ऑन दी को और बट दी को सीधा ही लिख लें। इसने थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है। तिरछा इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये आई से मुशाहबत इख्तियार ना कर ले। हमने जो डिप्थोंग पढ़े थे ना आई वाला, उसमें आई एक शॉर्ट फॉर्म भी है आई के लिए जो जी यूज़ होती है डिप्थोंग की। ठीक है ना। तो उसने थोड़ा सा इसलिए टेढ़ा किया है। जी लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ऑन दी और बट दी को आप सीधा ही लिख लिया करें। वो फ़िक्रे की मुनासबत से पता चल जाता है कि आई के जो है आई एम अ बॉय आ रहा है, या वो ऑन दी नहीं हो सकता। ठीक है जी। ऑन दी एम जी एम अ बॉय नहीं बन सकता। ठीक है। ये इसके अंदर ये जी मैं ऐसे कहता हूँ जी। और फिर इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 आ जाती है, जो कि इसमें अब फर्स्ट प्लेस के वर्ड भी आ रहे हैं और सेकंड प्लेस के वर्ड भी आ रहे हैं, ताकि आपकी दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाए और आपको पहचान होना शुरू हो जाए वर्ड्स की। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 12 की। टॉपिक नंबर जी 12 हमें बताता है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा हो जो कि हॉरिजॉन्टल से शुरू हो जाए, ठीक है जी, उसके बाद जी कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड आए, तो फिर हमें जो सेकंड प्लेस का वर्ड है उसको लाइन से टच करके लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है जी आपको? जी जी दोबारा दोहराएं। ये पेज नंबर 12 के शुरू में वर्ड्स बताएं जी कौन कौन से हैं। पेज नंबर 12 में जी। 12 जी गेट है, हम्म। इनफ, हम्म। मंथ, मंडे, हम्म। एंगेज, मंथ, एनवलप, जी। कप, लेग, डिप, कूल, टेक। तो ये जो गेट है ये हॉरिजॉन्टल से शुरू हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट कौन कौन से हैं? और गे, के गे है, बस ये यही है। एम एन इंग 5 हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट्स हैं। के और गे ओरिजेंटल है यहाँ पर, वो कर्व है। करव हैं। मैंने ये तो पर नहीं वो कहा कि आप कर्व है। सिर्फ स्ट्रेट बताएं। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट बताएं, चाहे कर्व्ड हैं हाँ, या स्ट्रेट हैं। वो 5 हैं, ये आपने जी जी याद तो रखना फिर है। के, जी के ठीक है गे जी। एम एन एंग। जी जी ठीक है। जी तो अगर हमारा लफ्ज़ ऐसा हो जो कि हॉरिजॉन्टल से शुरू हो रहा हो, तो फिर उसके बाद जो पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट आता है उसको हम जो है वो लाइन के साथ टच करते हैं। ठीक है जी। जैसे गेट है, गे को ऊपर जी लिखेंगे
और टी को लाइन के साथ मिलाएंगे। ये नहीं है कि हम गे को जो ड्रा करेंगे तो गे को ही लाइन से ड्रा करेंगे, ये गलत होगा। रूल क्या जी कहता है, रूल ये कहता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट आपका? क्लियर है। फिर भी मैं आपको बता दूँ इसको। मतलब मतलब ओरिजेंटल वो फर्स्ट प्लेस का हो पहले, अगर अगर ओरिजिनल फर्स्ट फर्स्ट कंसोन। प्लेस का लफज हो, फर्स्ट प्लेस का लफज वो वाला जी लफज होता है जिसमें पहला जो वावल जो जिसको है वावल वो फर्स्ट प्लेस का हो, और सेकंड प्लेस जी का जी समझ लफज गया। वो लफज होता है बिल्कुल। जिसका पहला वावल सेकंड प्लेस का हो, चारों में से कोई सा भी। जी समझ गई। ठीक है जी। जी तो जी उस पहले जी वावल को मद्देनज़र रखते हुए उस लफज में पहले अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट को आपने फर्स्ट प्लेस में लाइन से ऊपर और सेकंड प्लेस में लाइन से टच करना होता है, और थर्ड प्लेस में लाइन को क्रॉस जी मारना होता है। ये इसका इसका प्रिंसिपल जी है। जी ठीक है जी। स्क्रीन जी शेयर नहीं हो रही, वो एरर आ गई थी। ये हर जी दफ़ा मेरे ख्याल मेरे सॉफ्टवेयर में एरर जी आ रही है। क्लियर है सर। हम्म, ठीक है जी। जी आगे हम, क्लियर है सर। हाँ, यहाँ पे ये जी सारी एग्जांपल्स जो दे रहा है ना, ये इसी चीज़ की दे रहा है। अब आप अगला लफ्ज़ देखें, एनफ है। इसमें दो वावल हैं, एक ए का, एक यू का, और दोनों सेकंड प्लेस के वावल हैं। अब एन जो है ये हॉरिजॉन्टल आ गया। अब हमें एफ को लाइन के साथ टच करना है, क्योंकि आगे चल के हम वावल्स को बहुत कम ड्रा करेंगे। आगे चल के हम क्या करेंगे, वावल्स को बहुत कम ड्रा करेंगे। हम ब्रावो। कंसोनेंट से ही पहचान लेंगे कि ये लफ्ज़ फर्स्ट प्लेस का है, ये सेकंड का है, कि थर्ड का है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम वावल लगाएंगे। ठीक है जी। तो अगर हमें जी कंसोनेंट से पता ना चले कि ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, कि थर्ड का है, फिर हम ट्रांसलेट सही नहीं कर सकेंगे। बात समझ रहे हैं? जी अगर हम गेट जो है जी इसका जी हम ये ई वाला वावल हटा दें तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ सेकंड प्लेस का है। क्यों? क्योंकि पहला डाउनवर्ड जो है ना इसमें, वो लाइन को टच कर रहा है। अगर हम इसी टी को लाइन से ऊपर लिख दें, गे को भी लाइन से ऊपर लिख दें, टी को भी लाइन से ऊपर लिख दें, हम वावल ना डालें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट सर। प्लेस का है। सर अगर हम गेट का मतलब वावल ना डालें तो ये गोट भी हो सकता है। यस। अब गॉट जो है ना, एक है गोट, गोट सेकंड प्लेस का है, उसमें ओ की। एक है गॉट, एक है जी ओ टी गॉट, एक है जी ओ ए टी जी गॉट, गोट। बकरी। गोट वही बोल रहा हूँ जी। जी, बकरी बोल रहा हूँ। वो जो बकरी वाला है वो ओ की आवाज़ है, गोट। ठीक है जी। जी। तो अगर हम्म। हम फिर हमें देखें, अब इसमें एक बात ये भी आती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अब गेट की और गॉट की सेम दोनों सेकंड प्लेस की हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बकरी है, इसकी ट्रांसलेशन करें, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव अ गॉट। ठीक है जी। यही होगा जी ना, मैं एक बकरी रखता हूँ, मेरे पास एक बकरी है। जी आई हैव अ जी गोट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आई जी हैव जी अ गेट नहीं आ सकता, फिक्रा बनेगा जी ही नहीं। आई मतलब हैव अ सीक्वेंस से। सीक्वेंस नहीं जी बनेगा। ये भी है। सेंटेंस। हाँ और जी अगर जी आप ये जी समझते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आप वावल लगा देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये लफ्ज़ गेट है कि गोट है, या ये गॉट है, या कोई और लफ्ज़ है। जी जैसे गीट कह दें या जी कोई और लफ्ज़ कह दें। ठीक है, गूट गूट कह लें। जी जी ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि गूट भी कोई लफ्ज़ हो। वावल की साउंड के लिहाज जी से सही। बता रहा हूँ। हमारे पास 12 वावल है ना, जी सर। 4 डिप्थोंग हैं, जी डबल 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 आवाज़ वाले वावल, फिर 4 ट्राइफन्स हैं। जी ठीक है जी। तो इतनी इंग्लिश के अंदर जी इतनी आवाज़ें हैं। जी लेकिन शॉर्ट हैंड में जो सारा दारो मदार होता है वो मश्क का होता है। कोई जी भी लैंग्वेज है, मैं आपको कहता हूँ लिखें कुस्तुस्तुनिया लिखें। अगर लफ्ज़ उर्दू का नया है, आपको स्पेलिंग ही नहीं आते,
आपको पता ही नहीं है कि कुछ तुस्तुनिया जो है वो कौन से काफ से है, तो क्या आप सही लिख लेंगे? आपकी पेंसिल भी रुक जाएगी। मैं जी कहता हूँ कि कोर्स लिखें जी, आपको यही नहीं पता कोर्स डंडे वाले काफ से है कि नुक्ते वाले काफ से है। ठीक है जी। तो एक नया शख्स जो जी कि उर्दू सीखने के लिए आया हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी प्रॉपरली लिख सके, उसे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि काफ कौन सा आना है, सीड आना है कि स्वाद आना है कौन सी आनी है। इसी तरह शॉर्ट हैंड के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। और शॉर्ट हैंड की प्रॉब्लम कि ये लफ्ज़ फर्स्ट प्लेस में है या सेकंड में है कि थर्ड में है, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म कैसे होगी? प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फौरी लफ्ज़ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी। जी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपको जी हर लफ्ज़ सोच सोच के लिखना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि शॉर्ट हैंड में 24 घंटे में से 25 घंटे मश्क करें। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। ये नहीं है कि कोई जो है 24 घंटों को 25 घंटे आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह 24 घंटों को 25 घंटे कर दे। ये कुछ ऐसा सीन नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मश्क करें। और शॉर्ट हैंड में कामयाबी जी मश्क से है। कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा कोई रिक्वायर नहीं है। जिसने आपको अपॉइंट करना है वो आपका टेस्ट लेगा, देखेगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको अपॉइंट कर लेगा। अगर नहीं आती होगी तो वो अपॉइंट नहीं करेगा। अभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पर पंजाब में सीटें आई हुई हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ फ़िज़िकल भी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जेंट कोर्सेज़ में उनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ीस डिमांड भी कर रहे हैं। और उनको यही कह रहे हैं कि बेटा ये 2-3 महीने के, अगर आप समझते हैं कि 2-3 महीने में आपने करना है तो फिर काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ये होना चाहिए कि सिर्फ शॉर्ट हैंड हो और आप हों। ठीक है जी। तो जी इसीलिए मैं भी आपको तो यही बार बार कहूँगा एज ए टीचर के ऐसे से कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं, बुक आपके पास आ चुकी है, आपको मैं रूल्स अच्छे तरीके से क्लियर करवा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। ये 1-2 घंटे का काम नहीं है, वरना तो आप अगर स्पीड से करेंगे तो आप 3-4 साल लगा देंगे। आप इसमें अपने आप को जी खपाएं। जी। सब कुछ तर्क कर जी दें। अगर आप टीवी देखते हैं, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, अपने सोशल लिंक्स को ख़त्म कर दें। सिर्फ जॉब करें, घर वालों को थोड़ा सा टाइम दें और शॉर्ट हैंड करें, सैरो तफरी ख़त्म कर दें। उसके बाद जब आप अच्छे स्केल पे जी चले जाएंगे फिर आपने सारी ज़िंदगी ऐश ही करनी है। ठीक है जी। हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जी इस वक्त एक पीए 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है जी। और सारे दिन एसी लगे होते जी हैं। और ऑनर कितनी ज़्यादा है, और सैलरीज भी बढ़ती चली जाएंगी और स्केल भी बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जो लोग बैठे हैं, अब आपके जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उधर भी बहुत सैलरीज हैं, नैब में बहुत सैलरीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बहुत सैलरीज हैं। ठीक है जी। और जी पुलिस के साथ जो पुलिस के डीपीओ सीपीओस के साथ जो सेक्रेटरी होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। एसपी लेवल तक के भी ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी आके सलूट कर रहे होते हैं, वो भी आके सलाम करके जाते हैं जी। जब आप डीआईजी के साथ, जी सीपीओ के साथ लगे होते हैं, तो ये टाइम है मेहनत करने का। मेहनत करें। और ये नहीं है आधा घंटा एक जी घंटा, इसमें कुछ नहीं बनने वाला। ये मैं आपके सामने बुक आ गई है तो मैं आपको सारे जो रूल्स हैं यहाँ से रिवाइज करवा रहा हूँ, बुक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी इसके बाद हम जी चलते हैं। सर इस वो आप सर प्रैक्टिस मतलब मैं कैसे ज्यादातर करूं? ये वर्ड्स बार बार लिखूं या फिर ये मश्क बार बार लिखूं? वर्ड भी और ये मश्क भी। मश्क और रिकॉर्ड करके लिखें। क्यों रिकॉर्ड करके इसलिए लिखा जाता है कि जब आपका टेस्ट होगा तो वो जो स्पीकर होगा वो बोलेगा। आपके सामने कोई इंग्लिश में लिखा हुआ पेपर नहीं होगा कि इसको आप शॉर्ट हैंड में बदलें, बल्कि एक शख्स डिक्टेशन देगा, लिखवाएगा। और मैं भी अब आपको लिखवाया करूँगा ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा। उसमें रिकॉर्ड करें, चाहे एक्सरसाइज है उसको भी रिकॉर्ड करें। उसको रिकॉर्ड कैसे करें? रिकॉर्ड कैसे करूं? रिकॉर्ड ऐसे जी करेंगे आप,
फॉर एग्जांपल अब ये वर्ड्स देखें पेज नंबर 13 के ऊपर जो है, इसको अगर रिकॉर्ड करना होगा तो कैसे जी, रिकॉर्ड करेंगे? अल हुदा शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर भी पिटमैन के तकरीबन सारी एक्सरसाइजेज रिकॉर्डेड पड़ी हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एडवांस जो हैं जो हैं वो उनकी भी रिकॉर्डिंग वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है जी, खुद से भी आप रिकॉर्ड कर जी, सकते हैं। वर्ड्स को रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? देखें जी, पेज नंबर 13 है। अब फॉर एग्जांपल आपकी इतनी स्पीड नहीं है तो आप थोड़े वक्फे से रिकॉर्ड करेंगे। आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे जी ईट, फिर थोड़ा सा रुकेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, जितनी आपकी स्पीड है उसके हिसाब से। फिर आप बोलेंगे टी, ईच, सी, शी, ईज, फी, फीड। अगर आप समझते हैं कि आप इससे तेज़ लिख सकते हैं, फिर आप थोड़ी तेज़ रिकॉर्डिंग कर लेंगे। उसकी एग्जांपल मतलब ईट। आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता मैं जी, तेज तर करूँ, जी, आहिस्ता आहिस्ता। जिस आपने स्पीड जी, तेज़ करते रहना है, जितनी तेज़ आप लिख सकते हैं उतनी तेज़ आप फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि आपका जो जी, टेस्ट का जी, क्राइटेरिया है वो 100 लफ्ज़ 1 मिनट में लिखने होते हैं। समझ आ रही है जी बात? जी, हाँ, इसी तरह एक्सरसाइज की जी, रिकॉर्डिंग जी, आप करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 7 है पेज नंबर 12 पर। इसकी अगर मैं आपको डेमो दूं कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 पिटमैन स्टार्ट। दे विल बी एट दी शो विच विल गिवन which will be given on 29th May, full stop. It will be on a Monday, full stop. Number 2, we shall get। अगर ये आपको लग रहा हो कि तेज़ है तो आप थोड़ा सा वक्फा दरम्यान में डाल लें। फिर आप इसको सुन के और शॉर्ट हैंड में लिखें। एक मश्क को कम अज़ कम 10 मरतबा लिखें, फिर 11वीं मरतबा उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, और उस इंग्लिश को आप बुक के एंड पे दी गई इंग्लिश से मिलाएं और देखें कि आपकी कितनी गलतियां हैं। जितनी आपकी गलतियां हों वो मुझे आप बताएं कि इस एक्सरसाइज को मैंने 10 मरतबा शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बुक के साथ मिलाया, तो मेरी इतनी गलतियां थी। दिस इज़ द वे ऑफ प्रैक्टिस। ये है प्रैक्टिस का जी। तरीकाकार। मतलब एक्सरसाइज के दरमियान में एंड में नहीं देखूं, इससे जितनी भी गलतियां हों शायद एंड में की नहीं देखूं। एंड पे की आप पहले आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, एक मरतबा मश्क करें, जी, शॉर्ट हैंड में लिखें। अगर आपको लगे गलती हो रही जी, है तो आप उसको देख लें कि ये गलती हो रही है, फिर दोबारा करें, फिर दोबारा करें, यहाँ तक कि जब 10 मरतबा आप शॉर्ट हैंड में लिख लें और 10वीं मरतबा को जब आप कन्वर्ट करें, फिर आपने ये जज करना होता है कि अब मेरी कोई गलती है या नहीं, या मैंने 100% ठीक जी, लिख ली है। जी, जी, ठीक है जी। और फिर जी, जी, आपने मुझे जी, बताना है कि जी, मैंने सही। ये एक्सरसाइज की और जब मैंने 10वीं मरतबा इसको शॉर्ट हैंड से लिखा और इसको तब्दील किया तो मेरी कोई गलती नहीं आई, या मेरी 4 गलतियां आई, जी, या मेरी 5 गलतियां आई। इसके हवाले से ये जी, ऐसे करना होता है। ठीक है जी। जी, हम्म। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 13 पे जो है वो बताई गई हैं थर्ड प्लेस के वावल्स। हैवी ई, शॉर्ट आई, लॉन्ग ऊ, शॉर्ट ऊ। ठीक है, ऊ। और इसके बाद अगर इंग्लिश के लफ्ज़ में वाई आ जाए तो वाई को आप हल्के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर पे वाई आ जाए।
यहाँ पे पेज नंबर 13 पे ये जी। बताया गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, नहीं। पेज नंबर 14 पे बताया गया है कि आप हॉरिजॉन्टल जो कंसोनेंट्स हैं, अगर वो थर्ड प्लेस का लफ्ज़ हो और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पर मुश्तमिल हो, उसमें ना कोई अपवर्ड हो ना कोई डाउनवर्ड हो, तो उसको लाइन पे ड्रा किया जाता है। और सेकंड प्लेस के लफ्ज़ को भी लाइन पर ही ड्रा किया जाता है। तो फिर आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा? फ़र्क पता चलेगा वावल से। सेकंड प्लेस का वावल आप दरमियान में लगाते हैं और थर्ड प्लेस का वावल आप आखिर पे लगाते हैं। और यहाँ पे फिर दिया गई हैं शॉर्ट फॉर्म्स पेज नंबर 14 में। डिफरेंट, जी। विश, पुट, टू बी, ओ, कैन, गो, ऑट, इन और एनी, बीइंग, डूइंग, हैविंग, गिविंग। ये लाइन क्रॉस करके है। डिफरेंट भी लाइन क्रॉस कर रहा है, विश भी लाइन क्रॉस कर रहा है, पुट भी लाइन क्रॉस कर रहा है, टू भी लाइन क्रॉस कर रहा है, ओ लाइन से ऊपर है। ये यहाँ पे लाइन कुछ किताबों में मिटी भी होती है, लिहाजा आपको पता होना चाहिए कौन सा लाइन क्रॉस कर रहा है, कौन सा लाइन से ऊपर है। कैन लाइन से ऊपर है, अगर लाइन नहीं आन लगी हुई तो लाइन लगा लें। गो भी लाइन से ऊपर है, ऑट भी लाइन से ऊपर है, थोड़ा सा टेढ़ा है। इन और एनी भी लाइन से ऊपर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी नहीं। अब आ गई एक्सरसाइज नंबर 10, 11, 12। इन एक्सरसाइज में सारे मिले जुले लफ्ज़ हैं। फर्स्ट प्लेस के भी हैं, सेकंड प्लेस के भी हैं, थर्ड प्लेस के भी हैं। ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो कि डाउनवर्ड कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं, ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो कि हॉरिजॉन्टल से शुरू हो रहे हैं, ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो कि अपवर्ड से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट को 12 मशकों तक वावल्स क्लियर हो जाने चाहिए, उसे पता चल जाए कि 12 आवाज़ें कौन कौन सी हैं, फिर ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर उसको वावल में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने टीचर को बताए ताकि उसके वावल अच्छी तरीके से क्लियर हों। हर लफ्ज़ जो है वो वावल से मिलके बनता है। इंग्लिश का कोई भी बामायनी लफ्ज़ बग़ैर वावल के नहीं बन सकता है। और मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी बताई हैं कि एक ही कंसोनेंट है और वावल अलग-अलग है तो उनकी आवाज़ भी बदल जाती है और उनको ड्रा भी अलग-अलग किया जाता है। जैसे लफ्ज़ है से, सी, सो, सौ, अस। तो अगर आप वावल की आपको प्लेसमेंट का नहीं पता होगा तो आप उनको ड्रा करने के हवाले से भी नहीं पता होगा, तो आप प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे। यहाँ हम आगे चलते हैं पेज नंबर 17 की तरफ। सर, जी। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब मुझे वो कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे हैं ना, इसको याद करने का तरीका सर शॉर्ट क्या है सर? फॉर्म को बार बार मश्क करके याद किया जाता है। हर मश्क के साथ जी। 5 7, किसी के साथ 4, किसी के साथ 10 शॉर्ट फॉर्म आती रहेंगी। तो आपके पास बुक आई है अभी, अगर आपके पास बुक होती पहले और आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहते तो आपको याद रहती। इसीलिए मैं अब आज आपको नया लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप बुक के हिसाब से पीछे से सारा कवर अप कर लें। ठीक है जी। जी। शॉर्ट फॉर्म्स को जी। भी याद कर लें, ठीक है जी, वर्ड्स को भी याद कर लें, एक्सरसाइजेज को देख लें। इसका टेस्ट देने के बाद फिर मैं आपको आगे लेक्चर पढ़ाऊँगा ताकि आपको ये ना हो हम आगे बढ़ते चले जाएं और आपको कुछ आता ही ना हो। ठीक है जी। जी। हम जी। तकरीबन इसकी कितनी मशकें कर चुके हैं? 41 तक हम इसमें जा चुके हैं। 41। जी 41 तक तकरीबन। इसमें एक दो जी। रूल जो है ना, ये मैंने आपको आखिरी जो रूल पढ़ाया था, ये 47 पेज देखें ज़रा। 47 जी। टॉपिक नंबर 31 किस हवाले से है? स्वय स्वय सर्कल। जी स्वे सर्कल, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, स्वे सर्कल लास्ट वाले उसमें। जी। 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 तो इंशाल्लाह ये जो बकाया बुक है ना, ये मैं आपको जी। 8 से 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूंगा।
क्योंकि बस यहीं तक कि स्टूडेंट जी की का रिदम बनना होता है। स्टूडेंट का जो रिदम होता है ना, वो यहीं तक बनना होता जी है। यहाँ तक अगर उसको क्लैरिटी हो जाए ना चीज़ों की, तो फिर देर नहीं लगती अगले रूल समझाने में। अगले रूल तो मैं आपको एक एक घंटे के जी लेक्चर दूंगा तो मैं आपको तकरीबन 20-20 30-30 मशकें करवाता जाऊंगा। 8-10 लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा सारे ये। अब आपके ज़िम्मे है कि आप मश्क कितनी करते हैं। ठीक है जी। जी हाँ जी। तो जी। आगे इस अगले। हफ्ते इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, पीछे वाला सब मतलब रिवाइज करूंगा इस हफ्ते पूरा। हाँ, मेहनत करें। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं जी बैंक में, वहाँ वहीं पे स्टे करते हैं ना, उधर ही स्टे करते हैं ना, जी तो वहीं रात को जी बैठ के पढ़ा जी। हाँ, करें, सुबह उधर को भी स्टे पढ़ा करता हूँ। करें। जी जी, वहाँ टाइम मिलता है अभी। हाँ जी। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 17 की तरफ, जिसमें आर के रूल बताए गए हैं। और ये मैंने अच्छे तरीके से एलेबोरेट किए थे, आपको बताए थे। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसी लेक्चर को आप देख सकते हैं यूट्यूब से, वो अपलोड कर दिया हुआ है मैंने। ठीक है जी। इसके अलावा जी मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको दिया था वो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। मैं आपको पिक्चर्स नहीं भेज सका था, आपने मुझे कहा था, उसके लिए मैं मादरत ख्वाह हूँ। जी अब ये आर के रूल जो हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है? जी। नहीं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे भी बुक को देख के मुझसे भी पूछ लीजिएगा, या आप नेट से लेक्चर भी देख सकते हैं। जी, देखने में तो कंफ्यूजन नहीं है, अभी प्रैक्टिस करूंगा बार बार हम्म। तो मतलब इतना समझ में आता है जब देख रहा हूँ तो। अब हम चलते हैं पेज नंबर 23 की तरफ, टॉपिक नंबर 17, जो कि डिप्थोंग के बारे में है। जी डिप्थोंग जो है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ज़रा आप पीछे आइए, पेज नंबर 17 पेज पे नंबर। दोबारा। जी यहाँ 4 शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं। एक ARER, एक आवर, एक एंड, एक शुड। इसको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा करना है। ठीक है जी। ये चार सबको सबको। सबको, चारों को। ठीक जी है जी। ये लिखा जी हुआ भी है साथ, अप लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो कह रहा है ऊपर की जी। तरफ ड्रा करें। ठीक है जी। नोट में ना। हाँ, एंड जी नोट के ऊपर भी वो वैसे भी उसने अप लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। जी ठीक है जी। जी तो ये मैंने 4 शार्ट फॉर्म यहाँ आपको बतानी थी। इसकी भी मश्क, जी सारी जितनी शार्ट फॉर्म्स हैं ना 41 तक, उनको जी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और अगर कोई जी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल पे भी बता दूंगा आपको। मेरा पैकेज तो जी होता ही है। और अब आ जाएं पेज नंबर 19 पे। यहाँ पर भी 5 शार्ट फॉर्म्स हैं। एक है यूर, एक है येयर, एक है हुज, एक है लार्ज, एक है थैंक और थैंक्ड। तो यूअर लाइन के साथ टच करेगी, येयर लाइन क्रॉस करेगी, हुज जो है लाइन क्रॉस करेगा, लार्ज लाइन से ऊपर रहेगा, थैंक और थैंक्ड जो है ये भी लाइन से ऊपर रहेगा। ठीक है जी। जी ये भी जी शार्ट फॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद जनाब आप आ जाएं डिप्थोंग की तरफ। यहाँ 4 डिप्थोंग बताए गए हैं। डिप्थोंग की साइंस आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, चारों चारों डिप्थोंग के साइंस। आई वाला भी, जी आए वाला भी, आओ वाला भी, यू वाला भी। 2 जी डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस के हैं, 2 डिप्थोंग थर्ड प्लेस के हैं। सेकंड प्लेस का कोई डिप्थोंग नहीं होता है। ठीक है जी। और इनके ऊपर भी जी वही रूल एप्लीकेबल होगा
जो 12 वावल्स का रूल है, 12 वावल्स का क्या रूल है कि जो फर्स्ट प्लेस का होता है उसका क्या है, ज़रा बताएं मुझे। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में लगता है वो स्ट्रोक के, और वो लाइन से ऊपर होता है स्ट्रोक। कितने स्टोक, स्टोक और कंसोनेंट एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है जी। कंसोनेंट जी। कुछ जी। ऑथर ये भी कहते हैं कि स्टोक जो है ना, वो जो है कर्व्ड को कहा जाता है और कंसोनेंट स्टेट को कहा जाता है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ स्टोक और कंसोनेंट एक ही चीज़ के नाम हैं, एक ही चीज़ हैं दोनों, जी। ठीक है जी। कुछ जी। टीचर्स के जो जी। आपस में रूल्स एंड नज़रियात जो होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उसमें फ़र्क होता है। कुछ टीचर कहते हैं कि ये कंसोनेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये, जी। कुछ कहते हैं कि ये 1/4 ऑफ इंच होनी चाहिए, इंच का चौथा हिस्सा, जबकि मेरा नज़रिया है कि 1/3 ऑफ इंच होनी चाहिए उसकी लंबाई। इस तरह जी। हम पी को ड्रा करते हैं ना, PBTD को, तो कुछ कहते हैं कि इसकी लेंथ 1/4 ऑफ इंच होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि 1/3 ऑफ इंच होनी चाहिए। मैं 1/3 ऑफ इंच के उसके ऊपर एग्री करता हूँ। जी मैं भी 1/3 तक होगा, वन हाँ, फोर्थ तक तो वो बहुत छोटा हो जाता बहुत है। छोटा होगा। हम्म। तो आगे चल के हाविंग रूल भी आते हैं, तो फिर उसमें आप क्लियर नहीं कर सकेंगे। जो आपका 42 से आगे रूल शुरू होगा ना, वो हाविंग प्रिंसिपल शुरू होगा, जी। कंसोनेंट को आधा कर देना। उसमें फिर वो उसके जी। मुशाबत उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिप्थोंग में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पेज नंबर डिप्थोंग 23, में नहीं है सर। टॉपिक नंबर नहीं सर। 17। ये अब आपने नहीं, अच्छे तरीके से डिप्थोंग में मश्क नहीं है। करनी है। डिप्थोंग में नहीं है, बल्कि ट्राइपोन्स में है, सिर्फ सिर्फ ट्राइपोन्स में मेरा कंफ्यूजन थोड़ा बहुत है, बाकी किसी में भी नहीं है। ये पेज नंबर 24 पे तशरीफ़ ले आए। इस पे अब ये शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं: आई, हाउ, वाई, बियॉन्ड, यू, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, मी एंड ओइंग। जी। जी। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। इसको ड्रा ड्रा करना है, बिल्कुल सही तरीके से ड्रा करना है, छोटा करके ड्रा करना है। ये आई देखें, ये जी। ऑन दी वहाँ पे इसलिए टेढ़ा लिखा हुआ था कि वो आई की शक्ल इख्तियार कर जाता है अगर आप उसको ऑन दी को सीधा लिखें। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़िक्रे की मुनासबत से पता चल जाता है, इसलिए आप आई जो को और ऑन दी को सीधा ही लिखें, उसको थोड़ा सा टेढ़ा ना लिखें, ठीक है जी। और जी। ये जो लफ्ज़ है ना, जी। विद, व्हेन, व्हाट, वुड, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर स्टूडेंट को, याद नहीं रहता कि विद को किस तरह लिखना है और व्हाट को कैसे लिखना है, वुड को कैसे लिखना है, व्हेन को कैसे लिखना है। इसकी अच्छे तरीके से मश्क कर लेनी है ताकि आपको ये याद रहे, जी। ठीक है जी। जी। आगे जी। हम जी। पेज नंबर चलते हैं 26 पर, जिसमें बताया गया है कि ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग, डिप्थोंग को कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है जी। अगर जी। डिप्थोंग इजीली कंसोनेंट के साथ जुड़ सकता हो बग़ैर पेंसिल उठाए, तो आप उसको जोड़ देंगे, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है जी। जी। और आई का भी मैंने जी। बताया था और यू का बताया था कि यू की असल जो शक्ल है वो पीछे शॉर्ट फॉर्म में दी गई है पेज नंबर 24 में, जो अभी अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई है, ठीक है जी। तो जी। यू अपनी शक्ल जी। चेंज भी कर सकता है अगर ये किसी और मतलब के फ्रेज़ के सूरत में लिखा जाए, ये कैन के साथ, गिव के साथ, विद के साथ, व्हेन के साथ जुड़ जाए, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है इसकी शक्ल नीचे की तरफ को है अगर ये अलहदा लिखा जाता है, लेकिन अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है, ठीक है जी। जी। यहाँ इसने एग्जांपल दी जी। हुई है, कहीं पे ये जो है कैन के नीचे लिखा जा रहा है और आर के राइट साइड पे लिखा जा रहा है। वुड की जिस तरफ वुड की शक्ल घूम रही है उसी तरफ घुमा दें नीचे तो वो भी यू बन जाता है।
इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको? जी नहीं। नीचे आ गया है ट्राइफॉन्स। ट्राइफॉन कहा जाता है 3 वावल्स के इकट्ठे आ जाने को। इसमें से पहला जो होता है वो डिप्थोंग होता है, ठीक है जी, पहला डिप्थोंग ही होगा जी चारों में से, तो इसलिए ट्राइफोन भी 4 ही बने। अब डिप्थोंग 2 फर्स्ट प्लेस के हैं, 2 थर्ड प्लेस के हैं, तो लिहाजा हमारे ट्राइफोन जो है वो भी 2 फर्स्ट प्लेस के और 2 थर्ड प्लेस के बनेंगे। जी और डिप्थोंग के अंदर एक टिक का इजाफा अगर हम कर दें तो उसके 3 कोने बन जाते हैं, इसलिए उसको ट्राइफोन कहा जाता है, ठीक है जी। जी जी और ट्राइफोन में जो पहली आवाज़ होती है वो डिप्थोंग की होती है, जैसे कि लफज, ये लफज देखें जी, चौथा लफज लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल में वाया। अब अगर हम इसको अदा करें तो पहले वी की आवाज़ आएगी वा, फिर आई की आएगी वाई, और इसके बाद वाई के बाद एक और आवाज़ भी आ रही है, वो ए की आवाज़ आ रही है, वाई आ, ठीक है जी। तो ये जो जी आई उस डिप्थोंग के बाद एक और आवाज़ आएगी, उसके लिए हम एक और टिक का इजाफा कर देते हैं, ये ट्राइफोन होता है। जी जी अब लफज जो है लफज लॉयल, लफज लॉयल, पहले एल के बाद क्या आवाज़ आ रही है? जी ओए, ए, ओए। लॉय, ये लफज आ रही है जी ओए की आवाज़ तक, लॉय। अब लफज आगे आवाज़ आ जी रही है अल, एल से पहले भी ए की आवाज़ है, आ ल, लॉ, लॉ एल, एक जी और आवाज़ ओए के बाद आ रही है, तो लिहाजा यहाँ पर एक और टिक का इजाफा किया जाएगा, इसको ट्राइफोन कहा जाता है। 3 वावल की आवाज़ों का इकट्ठा हो जाना और 2 जी वावलों की आवाज़ का इकट्ठा हो जाना डिप्थोंग है, जी। सही दूसरे सही। कंसोनेंट से पहले, चाहे वो एक कंसोनेंट के साथ हो या दूसरा कंसोनेंट उसके बाद आ रहा हो, ये डिप्थोंग और ट्राइफोन होते हैं। असल में जी एक्चुअल जो वावल हैं वो 12 ही हैं, लेकिन इंग्लिश के लफ्ज़ कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसमें 2 वावल इकट्ठे आ गए, 3 वावल इकट्ठे आ गए, तो इस सूरत में हम डिप्थोंग और ट्राइफोन लगाते हैं। अब कुछ क्लियर हुआ? सही। हाँ सही। क्लियर हो गया। इसमें कोई और प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं अभी तक नहीं सही। हाँ, इनके साइंस को अच्छे तरीके से देख लेना। इसके 4 साइन होते हैं। पहली जो अलामत होती है वो डिप्थोंग की होती है, उसी के अंदर एक और आप टिक लगा देती हैं, तो वो 3 कोने बन जाते हैं, उसको ट्राइफोन कह देते हैं। अब आगे आ गई एक्सरसाइज नंबर 19 और 20 और 21। इसके बाद एच के कंसोनेंट हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एच जो है अगर अलहदा लिखा जाए या एच के बाद के या गे आ जाए तो उसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं, बकाया तमाम सूरतों में हम एच को अपवर्ड लिखते हैं। होप जो है अगर आई या वी के साथ आ जाए तो हम फिर पी जो ड्रा करेंगे वो होप को जाहिर करेगा। अगर आई और वी के साथ ना आ रहा हो तो फिर होप अलहदा लिखा जाएगा, जैसा कि जो एग्ज़ाम्पल्स जो बी में दी गई हैं उसमें सेकंड नंबर पर होप लिखा गया है, फिर ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह डी के अंदर बताया गया है कि अगर लफ्ज़ इंग्लिश का ही से शुरू हो जाए तो ही को हम पूरा ड्रा करेंगे, लेकिन अगर ही जो है इफ़ ही जैसे आ गया है, ही जो है इफ़ के बाद आ जाए, मतलब सेकंड नंबर पर आ रहा हो, तो फिर हम उसे एक टिक की सूरत में शो करते हैं जो हमने इफ़ के साथ ही लिख दी है। ये क्लियर है? जी अब नीचे ये डी में बता रहा है कि अगर इफ़ के साथ ही आ जाए तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर ही जो है शुरू में आ रहा हो तो फिर उसको ऐसे लिखेंगे। बट का मतलब ये है कि लेकिन अगर ही शुरू में आ जाए तो उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं,
कि बट का बट पता नहीं कि बट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। जी क्लियर हो गया। जी आगे है एक्सरसाइज नंबर 22 एंड 23, और इसके बाद वही एस के रूल आ गए हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। सर बट वाला आपने बताया क्या? बट इवेल ये बट बता रहा इवेल है कि एक ही ऐसे ड्रा होगा और एक ही ऐसे ड्रा होगा। बट इसके बट अंदर बट बट समझ। नहीं है, बट वैसे ही लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि जी ही अगर आ गया दूसरे नंबर पर, जैसे है इफ ही, तो फिर ही को ऐसे हाँ लिखें। बट का सही कह रहा सही, है कि बट मतलब लेकिन, उसमें नहीं है। बट जी का जी कह रहा जी है वो सही सही लेकिन अगर ही शुरू में आएगा तो फिर ऐसे लिखेंगे। सही 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 सही। जी, बट की इसने आउटलाइन नहीं लिखी हुई कोई, जी वो जी। दो एग्जाम्पल दे बट रहा है मतलब कि यहाँ ठीक। इस पहले एग्जाम्पल में ऐसे लिखेंगे और दूसरी कंडीशन में ऐसे लिखेंगे। सही सही। आगे जी बात आ गई है एस सर्कल की, जिसके बारे में मैंने लास्ट कंप्लीट लेक्चर दिया था। आप इनको अच्छे तरीके से देख लें, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर आपको ज़रूरत है तो उस लेक्चर को दोबारा सुन लें। और शाम को मैं आपको जो है कॉल करूँगा और आपसे पूछूँगा, अगर आपको ज़रूरत हो गई तो आपको मज़ीद बता दूँगा। और इसमें 41 एक्सरसाइज तक अगर कोई रूल आपको क्लियर नहीं है तो वो आप मुझसे जी पूछ लेंगे। यहाँ पे मैंने रूल नंबर टॉपिक नंबर 32, जो कि पेज नंबर 48 पे है, इधर आ जाएं जी। जी ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। जी जी। कौन सा? पेज नंबर 48, टॉपिक नंबर 32, जी जी। वॉवल वावल इंडिकेशन, इंडिकेशन। ये मैंने जी आपको बताना है। इससे पीछे मैंने स्वा भी पढ़ा दिया है, सेस सेस भी पढ़ा दिया है, जी स्टर लूप भी पढ़ा दिया है, एस टी लूप भी पढ़ा दिया है, जी एस सर्कल भी पढ़ा दिया है, वो स्टेट के साथ कैसे आएगा और कर्व के साथ कैसे आएगा। जी 41 एक्सरसाइज तक आपको कोई भी मसला है सवाए वावल इंडिकेशन वाले टॉपिक के, तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है जी। और जी आपका जो है मैं सैटरडे को टेस्ट लूँगा 41 तक। जी इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे को हॉविंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जी। जो कि पेज नंबर 54 पे है, देख लें ज़रा। जी जी और मैं फिर आपको इसमें पढ़ाऊँगा पेज नंबर 67 तक जी सही। संडे को, नेक्स्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। संडे को हॉविंग प्रिंसिपल। इंशाल्लाह। हॉविंग प्रिंसिपल के बाद आएगा आर का रूल। एक आर का रूल है कि आर को हम हाव नहीं करेंगे। उसके बाद डाउनवर्ड एल एंड देन एब्रीवेटेड डब्ल्यू। तो 60 मशकें आपकी हो जाएंगी, तकरीबन आप हाफ बुक कवर अप कर जाएंगे, जी ठीक है जी। जी इसके बाद बस फिर फटाफट के सारा हो जाना है, सारा कंप्लीट। ठीक जी है जी, ओके फिर। सही सही। ओ सर जी, टेस्ट सैटरडे को किस किस चीज़ का होगा, मतलब कौन सा टेस्ट होगा, किस तरह? 41 एक्सरसाइज तक होगा। वर्ड्स मीनिंग का टेस्ट भी होगा और एक्सरसाइज में से डिक्टेशन भी होगी। और मैं रूल भी ठीक। पूछ सकता हूँ, कोई सा भी रूल पूछ लूँ। डिप्थोंग क्या है, ठीक ट्राइफोन है। क्या है, आर के रूल क्या हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। थर्ड ठीक है। प्लेस के वावल क्या हैं, अपवर्ड कॉन्सोनेंट कौन ठीक। से हैं, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट कौन से हैं। जो जितने भी ठीक है रूल सर। मैंने पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी मैं रूल पूछ सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके जी। और इंशाल्लाह और कोई इंशाल्लाह सही है। स्टूडेंट तैयार कर रहे हो कि नहीं मेरे लिए कोई? है स्टूडेंट मैंने
दो तीन को बताया था, दो तीन सौ दोस्तों को। उसने, मैंने कहा वीडियोस भी सर्च कर लो यूट्यूब में। हम्म। उसने कहा सर्च कर लो। वो आपने कह रहा था कि ये जी। तो नहीं कह दिया कि फ्री में पढ़ते रहो, सर ने यूट्यूब पे वीडियो डाली है वहाँ पढ़ी जाओ। नहीं नहीं, मैंने कहा कि मतलब चेक कर लो, उन्हें मतलब को अगर कोचिंग के उसका बगैर तरीका आप कर ही नहीं पसंद आया सकते। तो चेक करोगे। उन्हें को सर से हाँ कोचिंग मैं लो, वही तो कह रहा हूँ ना, मैं कह सर रहा को फीस दो। हाँ, ठीक हूँ। ठाक सर को फीस दो। नहीं, फीस तो आपका हक है ना, फीस तो आपका हक है। सही है, तैयारी करो। इंशाल्लाह सर, हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, ठीक है, ये अल्लाह लेक्चर मैं हाफिज। डाल दूंगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा। जी, ओके, अल्लाह, अपलोड कर लो, मैं भी डाउनलोड कर लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।